अगर आज भी आप एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो शायद आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोग आसपास आपको यही समझा रहे हैं कि एफडी में इन्वेस्ट करना बोरिंग है। मैक्सिमम इन्फ्लुएंसर्स आपको यही बता रहे हैं कि एफडी में इन्वेस्ट करके आप अमीर नहीं बन सकते। और सच बताऊं, वो सही बोल रहे हैं, बट पूरा सही नहीं बोल रहे। क्यों? क्योंकि वो एफडी का असली मकसद नहीं समझते। एफडी का असली मकसद वेल्थ क्रिएशन होता ही नहीं है। एफडी का असली मकसद होता है वेल्थ की सेफ्टी और आपके पोर्टफोलियो में जो रिस्की इन्वेस्टमेंट है उसको सपोर्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई राइडर किसी रेस में पार्टिसिपेट करता है तो उससे पहले वो हेलमेट पहनेगा और जितने भी सेफ्टी गार्ड है वो पहनेगा। अब हेलमेट पहन के वो जीतेगा नहीं, बट हेलमेट पहनकर उसको एक भरोसा आता है कि अब वो रिस्क ले सकता है और गाड़ी तेज चला सकता है, जो मदद कर सकती है उसको रेस को जीतने में। एग्जैक्टली एफडी का भी मेरे पोर्टफोलियो में यही काम होता है। तो आइए समझते हैं कि एफडी कहां करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और कितनी करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि एफडी हम लोग कहां कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जनरली हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहले होते हैं लार्ज बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिस, जैसे कि पीएनबी, एसबीआई वगैरह। दूसरे होते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक, जैसे कि आपने उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक सुना होगा, ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक सुना होगा। ये बैंक्स भी आरबीआई से रेगुलेटेड होते हैं, बट इनकी कैपिटल कम होती है। और थर्ड होते हैं कॉर्पोरेटिव्स, कॉर्पोरेट्स एक्सेट्रा। अब इन 3 में मेन डिस्टिंक्शन क्या है? पहला है इंटरेस्ट रेट का। जो लार्ज आपके बैंक्स होते हैं वो लगभग इंटरेस्ट देते हैं 6 से 7% का। स्मॉल फाइनेंस बैंक देते हैं इनसे 1 से 1.5% एक्स्ट्रा, दैट इज लगभग 8 से 8.5%। और जो कॉर्पोरेट एफडीज होते हैं वो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए देते हैं 9 से 10% का। दूसरा डिफरेंस है आपका वो 5 लाख का इंश्योरेंस जो आपने सुना होगा। लार्ज बैंक के केस में वो इंश्योरेंस आपको मिलता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में भी वो आपको इंश्योरेंस मिलता है, बट कॉर्पोरेट के केस में वो इंश्योरेंस नहीं मिलता। थर्ड बात करते हैं रिस्क की। लार्ज बैंक के केस में रिस्क लगभग ना के बराबर होता है क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट होता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में रिस्क कंपैरेटिवली ज्यादा होता है क्योंकि इनकी कैपिटल एम्प्लॉयड कम होती है और एडवर्स सिचुएशन में इनकी रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा नहीं होती। और कॉर्पोरेट के केस में रिस्क बहुत ज्यादा होता है क्योंकि उनमें वो 5 लाख का इंश्योरेंस भी नहीं मिलता। अब हमें कहां इन्वेस्ट करना चाहिए? जो लार्ज बैंक्स होते हैं वहां पे आप बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी लिमिट। स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट लगभग 3 से 3.5 लाख तक ही, क्योंकि जो 5 लाख का इंश्योरेंस है वो विद इंटरेस्ट होता है। और जो कॉर्पोरेट एफडीज है उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पे मैंने आपको बताया था कि मेन मकसद मेरा सेफ्टी है और वहां पे रिस्क बहुत ही ज्यादा है। आइए अब हम समझते हैं कि फिक्स डिपॉजिट में हमें कितना इन्वेस्ट करना होता है, जो मैक्सिमम लोगों का सबसे बड़ा सवाल होता है। अब इस सवाल का जवाब देने से पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जिसका नाम होता है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड एक ऐसा फंड है जो हमने ऐसे सिनेरियो के लिए बनाया है जहां पर जो मेरी मेन सोर्स ऑफ इनकम है या तो बिल्कुल रुक गई है या फिर बुरी तरह हैम्पर हो गई है। फॉर एग्जांपल, जॉब चले जाना या फिर बिजनेस में बड़ा लॉस होना, या फिर किसी ऐसे खर्चे के लिए जो हम मेन सोर्स ऑफ इनकम से नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें अपना कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेचना पड़ सकता है। तो वो ना बेचना पड़े, उस केस में हम लोग इमरजेंसी फंड का यूज करते हैं। इन शॉर्ट, इमरजेंसी फंड के 2 रोल हैं। पहला, जो मेरी मेन सोर्स ऑफ इनकम है उसे सपोर्ट करना, उसे सप्लीमेंट करना, और दूसरा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है उसे जल्दी बेचने से बचाना। तो अब ये कितना होना चाहिए? इमरजेंसी फंड कम से कम हमारे 5 से 6 महीने का लिविंग एक्सपेंस होना चाहिए, जिसमें सारे खर्चे आते हैं इंक्लूडिंग ईएमआई। अब हमें इतना समझ आ चुका है, जो ये इमरजेंसी फंड है ये हमारी लाइफ का सेफ्टी नेट है, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। अब ये किस फॉर्म में होना चाहिए? ये ऐसे फॉर्म में होना चाहिए जो हाईली सेफ हो, क्योंकि इसे हम लोग लूज करना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और हाईली लिक्विड हो जिससे कि वो तुरंत कैश में कन्वर्ट हो सके। और इन दोनों कंडीशन को पूरा करते हुए जो इन्वेस्टमेंट सबसे आगे है वो है फिक्स्ड डिपॉजिट। तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी इंसान को फिक्स्ड डिपॉजिट में उतना इन्वेस्ट करना चाहिए जो उसकी इमरजेंसी फंड का कम से कम 70 to 80%। आइए अब हम समझते हैं कि वो कौन सी टेक्निक्स होती हैं जिनकी मदद से हम लोग अपनी एफडी के रिटर्न को भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं। उसमें सबसे आगे आती है मल्टीपल एफडी की टेक्निक। इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए मुझे 6 लाख की एफडी करनी है, तो मैं एक सिंगल 6 लाख की एफडी नहीं करूंगा, बल्कि उसे टुकड़ों में बांटूंगा, जैसे कि 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, या फिर 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, जो भी हमें सूट करेगा।
इसका मेन पर्पस होता है कि हमें पीनल इंटरेस्ट से बचना होता है, क्योंकि अगर मैं एफडी को टेन्योर से पहले बेचता हूं तो उस पे 0.5% से लेकर 1% का पीनल इंटरेस्ट लगता है। अब जैसे कि एग्जांपल लें, मान लीजिए मैंने 6 लाख की एफडी की हुई है और सिंगल एफडी की हुई है। अब मुझे जरूरत है सिर्फ और सिर्फ 2 लाख की, तो मुझे पूरी 6 लाख की एफडी तोड़नी पड़ेगी उस 2 लाख के लिए, और जो पीनल लगेगा वो पूरे 6 लाख पे लगेगा। वहीं अगर मैंने मल्टीपल एफडीज की हुई है 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख की, तो मैं सिर्फ और सिर्फ 2 लाख वाली एफडी तोड़ूंगा और जो मेरी 3 लाख और 1 लाख की एफडी है वो सेफ रहेगी, तो पीनल जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 लाख पे ही लगेगा। दूसरी टेक्निक होती है मल्टी टेन्योर, मतलब हमें मल्टीपल एफडीज के साथ साथ हर एफडी का जो टेन्योर है वो भी अलग अलग रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, पहली एफडी का टेन्योर 6 महीने का, उसके बाद 1 साल का, और उसके बाद 2 साल का, और ऐसे ही 3 साल का। इसका ये फायदा होता है कि हमारे पास जो लिक्विडिटी है वो मेंटेन रहती है, क्योंकि हर थोड़े टाइम में कोई ना कोई एफडी मैच्योर होती रहेगी, तो उस समय अगर मुझे उस फंड की जरूरत है तो मैं यूज करूंगा, वरना वापस री इन्वेस्ट कर दूंगा एफडी के रूप में। दूसरा फायदा यह होता है कि जो एफडी है पूरा समय होने के बाद टूट रही है, तो जो मेरा पीनल इंटरेस्ट है वो भी मेरा बच जाता। तीसरी स्ट्रेटेजी है मल्टीपल बैंक, मतलब एफडी इन्वेस्टमेंट के लिए हमें एक बैंक पे डिपेंडेंट नहीं होना है, बल्कि हमें इसे मल्टीपल बैंक में डिवाइड करना होगा। इसके लिए हमें एक बंच ऑफ बैंक अपना सिलेक्ट करना होगा जिसके बीच में हम इस एफडी को डिवाइड कर सकते हैं। इसका मेन फायदा यह होता है कि जो वो 5 लाख का इंश्योरेंस है वो हमें पर बैंक मिलता है, और स्पेशली जब हमारे उस बंच ऑफ बैंक में स्मॉल फाइनेंस बैंक हो। दूसरा फायदा यह होता है कि जब मेरी एफडी मैच्योर होगी और उसे मैं री इन्वेस्ट कर रहा हूंगा, तो उस बंच ऑफ बैंक में से जो बैंक मुझे हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा होगा मैं उसमें इन्वेस्ट कर सकता हूं टू मैक्सिमाइज माय एफडी रिटर्न। तो लास्ट में कंक्लूड करते वक्त हम बोल सकते हैं कि आजकल मैक्सिमम फाइनेंशियल पंडित या फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स ने जो माहौल बनाया है कि एफडी बहुत खराब चीज है, इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि जब हम अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं उस समय हमें एफडी वर्सेस म्यूचुअल फंड डिसाइड नहीं करना चाहिए, हमें एफडी प्लस म्यूचुअल फंड डिसाइड करना चाहिए एक बैलेंस पोर्टफोलियो के लिए। तो आपकी इस पे क्या राय है नीचे जरूर कमेंट करिएगा, और क्या आपने अपने पोर्टफोलियो में एफडी को पार्ट बनाया है इसको भी हमें जरूर बताइएगा।